तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना जो 10 मई का करंट अफेयर्स है उसे। हमारा जो 10 मई का करंट अफेयर्स है उसे हम शुरू करते हैं 10 मई का। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। जो हमारा आज जो हम न्यूज़ कवर करेंगे वो होगा अर्थव्यवस्था से लेके। हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती उन्नति सूचांक को देखेंगे, रक्षा क्षेत्र में आए न्यूज़ को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। जो न्यूज़ आ रही है पंचायती उन्नति सूचांक, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। ये है पंचायती उन्नति सूचांक, जिसका जो पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और ये जो सूचांक होता है दोस्तों, ये हमारे जो स्थानीय रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है, जो सतत विकास लक्ष्यों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 विषयगत क्षेत्रों में 150 संकेतों और 230 डेटा बिंदुओं के आधार पर प्रत्येक पंचायत मूल्यांकन करता है। तो जो इसका प्रकाशन करता है वो पंचायती राज मंत्रालय करता है 24 अप्रैल को। अचीवर्स, इसमें जो अचीवर्स होते हैं वो 90 नंबर से ज़्यादा पाने वाले को अचीवर्स कहा जाता है, लेकिन इस बार कोई भी अचीवर्स नहीं है क्योंकि कोई भी 90 प्लस अंक लाने वाला नहीं है। 0 गांव है जो फ्रंट रनर में है, जो 75 से 90 नंबर के बीच में है, उसमें 3635 पंचायतें हैं। और जो परफॉर्मर हैं 60 से 75%, जो 60 से 75 नंबर लाने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा समूह है 1,18,824 पंचायतें हैं जो इसमें आ रही हैं। कुल 45.72% गाँव इसी पर्टिकुलर सेक्टर में आ रही हैं। और एस्पिरेंट 40-60 और बिगनर, जो 40 से नीचे होता है बिगनर होता है, एस्पिरेंट 40 से 60 होते हैं। भागीदार कितने थे? 97.30% भागीदारी थे, जिसमें से 2,59,876 पंचायतें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सर्वाधिक जो डेटा होता है उत्तर प्रदेश से लिया जाता है, जिसमें 57,678 पंचायतें पार्टिसिपेट करती हैं। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं होता, दिल्ली इसमें शामिल नहीं होती, चंडीगढ़ की ग्राम पंचायतें भी इसमें शामिल नहीं होती, इसे याद रखिएगा। इसमें दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी जानने वाली ये बात है कि इसमें 9 पॉइंटों को हाईलाइट किया जाता है। 9 पॉइंट होते हैं इसमें, जिसको आपका पंचायती एडवांस डेवलपमेंट, जो पंचायती एडवांस इंडेक्स है, उसमें देखा जाता है। वो 9 पॉइंट क्या क्या हैं आप जान लीजिए। 9 पॉइंट क्या क्या हैं, और उसमें से पहला है पॉवर्टी फ्री, पहला गांव गरीबी मुक्त होना चाहिए, हेल्दी विलेज होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन विलेज होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशल जस्ट एंड सिक्योर्ड होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली पंचायतें होनी चाहिए। तो जिसमें दोस्तों याद रखिएगा ये 9 पॉइंट बेहद ज़रूरी हैं। अब हम अपने चलते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। जो हमारा न्यूज़ आ रहा है वो आ रही है हमारी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से लेके। जो हमारा भारत है वैश्विक रेमिटेंसेस, माने भारत पैसे भेजने वाले लोगों में शीर्ष पर है, रेमिटेंसेस में है। 138 अरब बिलियन के इनफ्लो के साथ, मतलब पैसे आने को इनफ्लो के साथ भारत वैश्विक रेमिटेंस के शीर्ष पे है 138 बिलियन डॉलर के साथ। 2024 में कुल रेमिटेंसेस सालाना 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर के पार करने वाला एकमात्र देश भारत बना था। भारत पहले नंबर पे आता है
उसके बाद मैक्सिको आता है जो करीब करीब 67-68% के आसपास लेके आता है। हम ये याद रखिएगा दोस्तों। एंड क्योंकि भारत के जो प्रवासी हैं, जो विदेशों में बसे हैं, चाहे वो यूएई में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या यूएसए में हो, वो सभी अपने परिवार को पैसे भेजते रहते हैं। उसे कुछ पैसे भारत सरकार को भी आते हैं, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। इस बार भारत को हर बार से ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त हुए और सेकंड नंबर पर मैक्सिको है दोस्तों। और ये एक दशक में दोगुने से भी वृद्धि हुई। तो 2010 में हम देख सकते हैं कि कितना था दोस्तों, और 2024 में देख लीजिए कितना है। ये आप देख सकते हैं 2024 में $1.37.67 बिलियन था और 2010 में $53 बिलियन है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आप ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो देश होते हैं, जो अमेरिका, यूएई, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। चलिए हम अपने नए न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसका हमारा है न्यूज़ ECLGS 5.0 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ये गारंटी योजना है दोस्तों जो हमारी लाई गई है और MSME के लिए और नॉन MSME के लिए, जिसके लिए कुल बजट रखा गया है 1800 करोड़ रुपए, जिसमें पहला आएगा MSME और गैर MSME के लिए, दूसरा आएगा विमान एयरलाइंस के फील्ड के लिए। जो MSME और गैर MSME है उनको गारंटी कवरेज मिलेगा 100% और गैर MSME को मिलेगा 90%। याद रखिएगा। लोन की अवधि होगी 5 वर्ष, 1 वर्ष की मोहलत शामिल, मतलब कुल मिलाकर 6 वर्ष का आपको समय मिलेगा। सीमा कार्यशील पूंजी का 20%, 100 करोड़ तक, 100 करोड़ का कैप लगा हुआ है, यहाँ तक आपको लोन मिलेगा। और विमान क्षेत्र में विशेष आवंटन 500 करोड़ रुपये, गारंटी कवरेज 90%। लोन की अवधि 7 वर्ष, 2 वर्ष की मोहलत, मतलब 9 वर्ष के लिए आपको मिलेगा। सीमा प्रति उधार 150 करोड़ रुपये तक, प्रति उधारकर्ता 150 करोड़ तक जा सकता है। लागू करता क्या है? NCGTC, याद रखिएगा दोस्तों। NGCT योजना के तहत वैधता 31 मार्च 2027 तक है। इसको हम 2027 तक क्लेम कर सकते हैं और हम इसको अपना जो MSME, गैर MSME विमान फील्ड में ECLGS 5.0 के तहत क्रेडिट लोन ले सकते हैं। हमारा अब जो पांचवा और जो नया एक और आया हुआ है जो हम देख पा रहे हैं अपना न्यूज़, वो है कपास उद्योग की तरफ से जो मिशन है 5F विजन, जिसे हम जानते हैं कि 5F मिशन क्या होता है? फार्मर खेत, फार्म, फाइबर रेशा, फैक्ट्री कारखाना, फैशन पहनावा और फॉरेन विदेश। मतलब खेती में से रेशा निकलेगा, रेशा कारखाने में जाएगा, उससे कपड़े बनेंगे, वो फिर विदेश में जाएगा। उसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है? 5659.22 करोड़ रुपए। यह जो 5F विजन है कपास उत्पादकता मिशन 2026 से 31 तक, मतलब 5 साल के लिए 5F विजन लिया गया है। पहले खेत, फिर रेशा, फिर कारखाना, फिर पहनावा और ये विदेश तक भेजने का। याद रखिएगा दोस्तों। कार्यान्वयन जो मैट्रिक से पहला मंत्रालय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय प्लस वस्त्र मंत्रालय, दायरा है 14 राज्यों के 140 जिले। सहयोग कौन करेगा? ICAR के 10 संस्थान और CSIR का 1 संस्थान। आप जानते हैं दोस्तों ये दोनों संस्थान नाबार्ड के अंदर ही आती हैं, ये याद रखिएगा। नाबार्ड की 2 संस्थाएँ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और CSIR का 1 संस्थान जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, याद रखिएगा। सेबी की साइबर सुरक्षा AI जो हमें मतलब सेबी ने AI आधारित साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा, मतलब साइबर खतरों से निपटने के लिए सेबी ने टास्क फोर्स cyber.सुरक्षा.ai का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन करने और साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा.ai नाम का एक समर्पित कार्यबल गठन किया है। इस समूह को AI आधारित प्रणाली से जुड़े सुरक्षा
जोखिमों की जांच करने, उन्हें कम करने के लिए एक सामान्य रणनीति विकास करने और खतरों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रतिभूति बाजार इकोसिस्टम में मौजूद कमजोरियों तथा साइबर घटनाओं की समीक्षा करने के काम सौंपा गया है। जैसे देख सकते हैं, खतरों की जांच करना, रणनीति को विकसित करना, इंटेलिजेंस को साझा करना, कमजोरियों और साइबर खतरों की समीक्षा करना। इसका गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल सन 1998 अधिनियम 1992 के अधिनियम के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। और सेबी ने हाल ही में पूर्वा ढांचा लॉ चालू किया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जिसे अभी सेबी ने लॉन्च किया। पूर्वा मतलब पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, पारवा पास्ट एंड रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी फ्रेमवर्क, जो इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी इन परफॉर्मेंस क्लेम्स मेड बाय मार्केट इंटरमीडियरीज। याद रखिएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जो क्लेम सेटल करना है इंटरमीडियरी और यूज़र या कस्टमर के बीच जो सेटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। चलते हैं अपने नए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार साझा करने के वाले इस न्यूज़ पे जो हमारा न्यूज़ आया है, भारतीय वियतनाम समझौता और भारत जापान का MOU साइन करना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक $25 अरब का द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। वर्तमान में जो हमारे और हम दोनों के बीच में जो व्यापार होता है वो $16.46 बिलियन का होता है। समझौता के तहत डिजिटल भुगतान, रक्षा और दुर्लभ मुद्रा सहित 13 समझौते इस समझौते के अंतर्गत आएंगे। विशेष वियतनाम आसियान में भारत का पहला व्यापक रणनीतिक साझेदार बना है इस समझौते के अंतर्गत। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे कलर कर देते हैं, आप देख सकते हैं, इस न्यूज़ को याद रखिएगा। हाँ, भारत और जापान MOU साइन किया है। ये MOU जो भारत और जापान के सरकार के बीच में हुआ है, उद्देश्य है क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी और हेल्थ को रिसर्च को लेकर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए MOU साइन हुआ है। अब हम चलते हैं LRASHM का दूसरा सफल परीक्षण किया गया है। आप जान सकते हैं भारतीय नौसेना के लिए ये परीक्षण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्च किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारा द्वीप है उड़ीसा में, वहाँ से लॉन्च किया गया है और इसकी अधिकतम गति 10 मैक की है और इसकी औसत गति 5 मैक की अगर आप जंप करा सकते हैं, मतलब प्रेशर दे सकते हैं तो हो सकती है, और रेंज 1500 किलोमीटर में सटीक निशाना लगा सकता है। औसत गति 5 मैक की होती है। इसे लॉन्च किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। इसे विकसित किसने किया है? DRDO हैदराबाद मिसाइल कॉम्प्लेक्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। और ये LRASHM क्या है, इसका आप मीनिंग जान लीजिए दोस्तों। जो है इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप एंटीशिप मिसाइल है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल LRASHM डेवलप्ड किया गया है इंडियन नेवी के लिए, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी जो अधिकतम गति है वो मैक 10 की होगी और 5 मैक और बढ़ा सकते हैं औसतन। इस मिसाइल को हैदराबाद तेलंगाना APJ अब्दुल कलाम DRDO कॉम्प्लेक्स अंतर्गत मिलकर बनाया गया है। ये देश की सुरक्षा के लिए एंटीशिप, ये टॉर्पीडो समुद्र के अंदर के लिए बनाया गया है, याद रखिएगा। एंड भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन है दोस्तों? आप उस कंपनी का नाम जानते ही हैं। पिछले दिनों ये कंपनी न्यूज़ में थी। अब
जानते हैं यह स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने 7 मई 2026 को लगभग $60 मिलियन जुटाकर और $1.1 बिलियन के मूल्यांकन पर भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। ये कंपनी हैदराबाद में स्थित है। भारत में निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में काम करती है। 2022 में कंपनी ने विक्रम एस लॉन्च किया था, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट बन गया था। ये 60 मिलियन जुटाए हैं 7 मई 2026 तक। मुख्यालय आपको बता ही दिया मैंने। कंपनी ने विक्रम एस लॉन्च किया था 2022 में, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण चैंपियन गोल्डमैन प्राइज़ और व्हिटली अवार्ड 2026 में व्हिटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर के विजेता रहे भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख मुंबई के रहे। और आपको हर एक फील्ड में अलग अलग यहाँ जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है पूरी दुनिया का नक्शा और ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसे हम रंग ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये रहा यूके, नाइजीरिया, कोलंबिया, यूएसए, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण कोरिया, सब याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा शिक्षा और लैंगिक समानता की उत्कृष्टता कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026, विजेता है सोमा मंडल। संस्थान है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दिल्ली। श्रेणी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता क्षेत्र में जो मिलता है योगदान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। जनरल इक्वलिटी मोबिलाइजेशन GEM अवार्ड जो चौथा संस्करण था, ये विजेता है गुंटूर नगर निगम आंध्र प्रदेश। 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप अवार्ड किसे मिला दोस्तों, याद रखिएगा। मेजबान शहर कौन सा था, दिल्ली त्यागराज स्टेडियम, ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण हुआ था, 22 चैंपियनशिप हुआ था। भागीदारी कितनी थी, 35 देशों की राष्ट्रमंडल देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आयोजक दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ था, जो 27 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक चला है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन सा है। 7 मई को जो हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई है, ये याद रखिएगा। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। विशेष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले एशिया के व्यक्ति बने थे। इन्होंने जनगण मन 1911 में और 1915 में नाइटहुड लिखा था, ये याद रखिएगा दोस्तों। और हम 7 मई को क्या मनाते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस, याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं, आपको तो रैंक की पता होगी 151। विश्व हास्य दिवस 3 मई को मनाते हैं। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। 5 मई को मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों ये इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। चलते हैं हम अपने आखिरी और अंतिम समराइज वीडियो पे, जो हमें याद रखना चाहिए। जो हमें रेमिटेंसेस प्राप्त हुए 38 बिलियन डॉलर का, जो सर्वाधिक रहा, एक डिकेड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये याद रखिएगा। 2024 में 5,659 करोड़। कपास उत्पादन के जो 5F विज़न है 5 सालों के लिए 2026 से 31 के लिए 5F, जिसमें फॉर्म करना, फिर उसको रेशे बनाना, फिर उसको खेत फॉर्म फॉरेस्ट। दोस्तों ये 5F जो है उसे याद रखिएगा। 90+ स्कोर। हम एक बार अपना रिवीजन ही कर लेते हैं दोस्तों, 5F था क्या, नहीं तो बाद में हम कन्फ्यूजन में चले जाएंगे हम लोग। तो चलिएगा 5F हम याद कर लेते हैं फिर से। 5F जिसमें था फार्म, फाइबर, फिर उसके बाद फैक्ट्री 3 हो गए। उसके बाद फैशन एंड फॉरेन,
FREIGN फॉरेन, ये 5 याद रखिएगा दोस्तों। फैशन, फॉरेन, फॉर्म, फाइबर और फैक्ट्री, ये आपको याद रखना चाहिए 5 F। और 90+ स्कोर पाने वाला इस बार कोई भी पंचायत नहीं रहा दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि ऐसा कोई भी पंचायत नहीं रहा जिसने 90+ स्कोर पाया हो। रनर रहे हैं लेकिन अचीवर कोई नहीं रहा हो। $25 बिलियन के समझौता हुआ वियतनाम की ओर अपना व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए। 1500 किलोमीटर तक जो हमारा एंटी गाइडेड जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो मैक 5 मैक की स्पीड से औसत चलती है, 10 मैक हम बढ़ा सकते हैं, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, हैदराबाद की विकसित किया है, ये याद रखिएगा। हमने वियतनाम के साथ 13 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, ये याद रखिएगा। 18,100 करोड़ ECLGS का कुल बजट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1.1 बिलियन स्काई रूट एरोस्पेस, और 4th रीज़न था जेम अवार्ड का, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये सारे याद रखने लायक हैं क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसको लिए हम आपके लिए इसे रंग दे रहे हैं पूरी तरीके से, इसे आप याद रखिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसे हो गया दोस्तों। तो हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो उसे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं उसे सुधार सकूँ और मैं एक्सप्रेस कर सकूँ, समझ सकूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें पसंद करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।